हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं असफाई। कैसे हैं आप लोग जी? तो आज आपके लिए फिर से लाया हूं साइंस का सैंपल सेट 4। इसके पहले मैं साइंस का सैंपल सेट 1, 2, 3 ला चुका हूं। ठीक है, उसमें भी मैं 80 नंबर का सवाल बताया हूं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल। ठीक है, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव तो मैं बता दे रहा हूं, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद मैं आपसे यही करूंगा कि सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपको हद तक याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो 9 बजे सुबह मैं आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड करता हूं, साइंस का कभी सोशल का, तो उससे आप याद कर सकते हो, इससे आप हिंट ले सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सोच लेकर आखिर तक देखना। 80 सवाल में कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि 70 से नीचे ना आए। ठीक है, 70 प्लस आएगा और प्लस 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल कितना हो गया? बाप रे बाप, 90 नंबर। ओ माय गॉड। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, 1 बाय 1 आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सवाल आपके सामने हाजिर है। सवाल क्या करना है, यहाँ पे टोटल जो है 48 सवाल दिया हुआ है। हालांकि आपके एग्जाम में आएगा 80 सवाल, लेकिन आप यहाँ पे मतलब समझ लो वही सवाल बनाना है। ठीक है, टारगेट अपना मत भूलना, टारगेट जो दिया है ना उसको पूरा करना। और आपको आपको टारगेट देने की क्या जरूरत है? आप तो गजब के किए हो यहाँ पे, तो आप तो गजब से याद किए हो सारा सवाल को, इतना पढ़े कि याद हो गया होगा। ठीक है, जितना भी टारगेट दे दे कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल मैं आपको 48 में से 40 का ही टारगेट देता हूँ। आपको बोर्ड में 80 में से 40 टारगेट मिलेगा, तो वाह जी वाह, पूरा लूट लेना। ठीक है, चलिए। किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या है? किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र क्या है? तो आप जानते हैं दर्पण का सूत्र क्या होता है, मुझे पढ़ने की जरूरत है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ये है गोलीय दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र। ठीक है, दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। क्या होगा इसका आंसर? ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल बोलता है कि यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान कितना होता है? आपतित किरण परावर्तक पर लंबवत हो तो आपतन कोण, सिंपल सी बात है, यहाँ पे किरण आ रही पड़ रही लंबवत, सीधा पड़ रही है। लंबवत मतलब 90 डिग्री से लंबवत हो तो आप ये जो कोण बनेगा, क्या कोण बनेगा? आपतन कोण, है ना। तो आपतन कोण का वैल्यू कितना होगा, कितना मान होगा जी? आपतन कोण का मान होगा 90 डिग्री। तीसरा सवाल है, एक कैलोरी बराबर होता है 6.2 जूल, 2.2 जूल, 4.2 जूल, 1 जूल। तो एक कैलोरी जो होता है 4.2 जूल के बराबर होता है। कितना होगा? 4.2 जूल के बराबर होता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन इसका सी हो गया, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल 4 नंबर क्या दे रहा? एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी हुई है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यानी कि अवतल लेंस है, क्या है? अवतल लेंस। ओके, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगी? हमेशा उल्टा, हमेशा वास्तविक, सीधा या उल्टा, या हमेशा सीधा? तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन डी, हमेशा क्या होगा? सीधा। याद रखेंगे कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और जब सीधा बनेगा तो क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। क्लियर है? ऑप्शन क्या होगा 4 का आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए 5वां सवाल पढ़ते हैं। 5वां सवाल क्या बोलता है कि किस युक्ति में विभक्त वलय जो होता है दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर? तो आप पढ़े होंगे विद्युत मोटर के कार्य, उसमें जो है दिक् वलय का विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। 6 नंबर सवाल है, सामान्य नेत्र के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमान दूरी लगभग कितनी है? सामान्य दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमान दूरी लगभग होती कितनी होती है? तो समान सुस्पर्श के अल्पमान मतलब क्या समझते हैं? अल्पमान मतलब समझते हैं कम से कम। ठीक है, कम से कम, अल्प मतलब कम होता है, तो कम से कम 25 सेंटीमीटर चाहिए। जब आंख जो स्पष्ट है, सही है, सुस्पष्ट, सामान्य दृष्टि के लिए, जिसकी दृष्टि समान सही है, तो उसके लिए नज़दीक में 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देखेगा। अगर 25 से और नज़दीक लाइएगा तो उसको धुंधला दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये मतलब आंख समझ लीजिए सही है। ठीक है, और जो दूर में दूर में जो अनंत तक देख सकता है। निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का उपयोग करते हैं? बहुत हल्का सवाल है, सवाल ऐसे ही आएगा आपके एग्जाम में। निकट दृष्टि दोष मतलब जो नज़दीक का देखता है लेकिन दूर का नहीं देखता है, उसके लिए किस लेंस का इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए जो है अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। किस लेंस का? अवतल लेंस, मतलब नज़दीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, किसी क्षण चुंबक के अंदर
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के अंदर, कोई क्षण है, क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होगी? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। तो 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, है ना, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 9 सवाल है, एक वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने में किया था, किसको मापने में? एक वोल्ट मीटर का जो प्रयोग किया था किसको मापने में? धारा को, विभवांतर को, या विभव को, या आवेश को? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? एक वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है विभव को मापने में किया था। क्या होगा आंसर? 9 का आंसर, सॉरी एक मिनट, विभवांतर होगा, सॉरी, विभवांतर को मापने में किया था। ठीक है, एक वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर, विभव में अंतर को मापने में किया था वोल्ट मीटर का। 10वां सवाल है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक? कितना हल्का, इस वीडियो का मेरे ख्याल से सबसे हल्का प्रश्न होगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है विद्युत का। चलिए, विद्युत हीटर का तापीय अवयव क्या है? विद्युत हीटर का तापीय अवयव क्या है? टंगस्टन, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम या नाइक्रोम? विद्युत हीटर का तापीय मतलब विद्युत हीटर में किसका उपयोग किया था ये बताना आपको। ठीक है, तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार उपयोग किया था, नाइक्रोम का तार। ठीक है, चलिए 12वां सवाल है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? लीजिए, है पढ़े ना, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्क धारा या प्रतिवर्ती धारा या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो डायनमो से एसी धारा और डीसी धारा, एसी धारा भी और डीसी धारा दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यानी कि आंसर क्या होगा? 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। याद रखें, ठीक है, कि डायनमो से एसी धारा और डीसी धारा दोनों प्राप्त होती है। 13 सवाल है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? 1 मीटर जो है फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, तो P बराबर होता है ना 1/f, है ना, 1/f होता है, तो 1/f कितना? मीटर। और यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, क्या है? मीटर दिया हुआ है। तो जब मीटर दिया हुआ है तो इसको करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 होगा तो डी, चूंकि डी ही तो होता है ना, डायोप्टर होता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल, 14 नंबर सवाल पढ़ते हैं कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु कौन है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल? उसको बोलते हैं दृष्टिपटल। जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है ना उसको दृष्टिपटल यानी कि रेटिना बोला जाता है ना, रेटिना बोला जाता है। ठीक है, दृष्टिपटल। चलिए अगला सवाल है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? कुंडली का प्रतिरोध यानी कि आर निकालने के लिए तो पढ़ेंगे ओम के नियम V बराबर IR। आर निकालने वाला फॉर्मूला का है V/I, है फॉर्मूला यहाँ पे V/I। हाँ जी, है ना, ऑप्शन सी में है। क्या है? आर बराबर V/I। ऐसे ऐसे सवाल मिलेगा, डोंट वरी डियर। बस मैं बोल रहा हूँ ना, एक हफ्ता भी कोई नया बच्चा भी अगर एक हफ्ता मन से अगर पढ़ लेगा ना तो उसका इतना सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा कि मत पूछो। 1 नंबर का से हिसाब से उसको 2 नंबर वाला भी क्लियर हो जाएगा। किस देश को पवनों का देश कहता है? अरे बाप रे, नया सवाल। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहता है? USA, भारत, जापान या डेनमार्क? तो डेनमार्क को बोला था पवनों का देश। क्या बोला था? पवनों का देश। पवन मतलब क्या समझते हैं? हवा होता है ना, ठीक है, पवनों का देश। चलिए अगला सवाल है, परमाणु बम आधारित है। देखिए, परमाणु बम रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन, परमाणु टक्कर या नाभिकीय संलयन? तो आप जानते हैं ना, परमाणु बम जो क्या करता है, परमाणु जो बम होगा विस्फोट होगा, मतलब कि क्या होगा? नाभिक का क्या होगा? विखंडन होगा। क्या होगा? नाभिक का विखंडन। कहीं भी देखो परमाणु बम छोड़ता है, जैसे जापान में छोड़ा गया था हिरोशिमा नागासाकी पर, तो क्या हुआ था? विखंडन हुआ था, फूटा था, मतलब वहाँ पे नाभिक जो है ना विखंडन हुआ, टूट गया, फूट गया, है ना, कई छोटे छोटे नाभिक में बढ़ गया, विखंडन हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, नाभिक विखंडन। 18 सवाल है, अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? अमोनिया NH3 होता है ना, NH3 होता है। इसको ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कौन सी गैस बनेगी? नाइट्रोजन, H2 या O2 या CO2? तो अमोनिया को जब आप ऑक्सीजन में जलाएंगे, ठीक है, तो बनेगा क्या? नाइट्रोजन बन जाएगा। क्या बनेगा? नाइट्रोजन बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ लेते हैं। चलिए सवाल पढ़ते हैं। 19वां सवाल बोलता है, इनमें से कौन ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों है ना? ऑक्सीकारक भी और अकारक, मतलब कि रेडॉक्स अभिक्रिया वाला बोल रहा। कौन ऑक्सीकारक भी है और अकारक दोनों है? KClO3, KMnO4, H2O2, H2S।
तो 19 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन सी होगा H2O2। ये जो है ना ऑक्सीकारक भी है और अकारक दोनों है। 20वां सवाल पढ़ते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इसका पीएच मान क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे कंफ्यूजन बंदा हो जाता है कि कौन है, आम्ले है ये जो लाल को नीला करता है या क्षार है। देखो आपको फिर मैं ट्रिक बताता हूँ। आम्ले में क्या था, लास्ट में ला मतलब कि अम्ल जो है नीला को लाल करता है। लास्ट में लाल आ रहा ना, अम्ल में लास्ट में ला आ रहा, मतलब नीला को लाल करता है। तो कौन करता है, अम्ल करता है। यहाँ पे लाल को नीला करता है, तो बस इसके उल्टा समझ लीजिए कि लाल को नीला कौन करेगा, क्षार करेगा। और क्षार का पीएच मान 7 से अलग होता है, 7 से अधिक होता है। तो इसमें 7 से अधिक कौन है, ऑप्शन डी है ना, 10 ही तो है। समझ गया। CO2 एक क्या है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अम्लीय है या क्षारकीय है या लवण है या अनिश्चित क्या है। तो 21 का आंसर होगा CO2 क्या है, एक अम्लीय। क्या होगा, CO2 क्या है, एक अम्लीय है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया, अम्लीय हो गया। याद रखना CO2 क्या है, CO2 जो गैस है वो अम्लीय है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 22वां सवाल है, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, धोने वाला सोडा। तो जाहिर सी बात धोने वाला सोडा जैसे ही बोलता है धोने वाला सोडा मतलब पानी याद आता, थोड़ा सा ना याद आता पानी धोने। तो धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा, इसमें थोड़ा सा बंदा कन्फ्यूजन होता है। खाने वाला सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन लगा होता है, और धोने वाला में होता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। देखो 10 भाग का है, पानी भी दिख रहा, तो पानी वाला याद रखिए 10 भाग का होता है, पानी होता है। अगला सवाल, डीएनए का पूरा नाम देखिए इंग्लिश में दिया हो, डीऑक्सी रैंडम न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइजोम न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है। चलो अगला सवाल बोलता है, सोडियम जल से अभिक्रिया कर देता क्या। सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, Na होता है ना, Na, और इसको H2O, ये जल से जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, O2 H2 H2O2, ये कोई नहीं। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बनेगा, है ना। सोडियम जब जल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। कौन गैस देगा, हाइड्रोजन। 25 सवाल है, क्रायोलाइट अयस्क के, देखो मैं बहुत बार बताया था क्रायोलाइट हेमेटाइट। अच्छा ये सवाल आपका इसमें भी था, जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड निकाला उसमें भी क्रायोलाइट सवाल था, है ना। तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का, है ना। क्या होगा, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, ये भी लिखाए थे, कोरंडम भी है और बॉक्साइट भी है, क्रायोलाइट भी एल्यूमिनियम का। देखो 26 सवाल, एल्केनो का सामान्य सूत्र है, एल्केने बोलो तो एल्केनो लिखा मतलब एल्केन, है ना। एल्केनो बोलो तो एल्केन लिखा हुआ है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। एन लगा होता है, CnH2n+2, CnH2n+2 एल्केन होता है। और CnH2n क्या होता है, एल्कीन होता है। क्या होता है जी, ये होता है एल्कीन, याद रखिएगा। ठीक है, CnH2n क्या होता है, एल्कीन होता है, एल्कीन। और CnH2n-2 ये होता है एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन होता है। और ये जो देख रहे हैं CnH2n+1, पता है ये क्या होता है, चलो आपको होमवर्क नहीं तो मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। ये तो एल्किल होता है, एल्किल, ठीक है, याद रखिएगा सब सूत्र है। एल्किल होता है, ये एल्केन, ये एल्कीन, ये एल्काइन, ये एल्किल है, ला लगा हुआ है, ये एल्किन में ना लगा हुआ है। ठीक है, चलो अगला सवाल बोलता है, अगला बोलता है कि मीथेन के दहन से प्राप्त होता है। मीथेन जब दहन होता है तो उससे क्या प्राप्त होता है, O2 CO2 NO2 या SO2। ठीक है, तो 27 नंबर सवाल आंसर होगा, 27 का आंसर होगा ऑप्शन बी SCO2। क्या होता है, CO2, मीथेन के दहन से CO2 प्राप्त होता है। 28वां सवाल है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन क्या होता है। देखो मेंडलीफ के आवर्त सारणी पढ़े हैं, तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्या बताया था कि परमाणु क्रमांक पे या परमाणु भार पे, परमाणु घनत्व, परमाणु आयतन पे। तो मेंडलीफ बोला था परमाणु भार पे सजाया था, मानी परमाणु द्रव्यमान पे सजाया था। ठीक है, अपना जो आवर्त सारणी मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान पे सजाया था। चलिए 28 का क्लियर हो गया। 29 सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है। परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा किसकी है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या रुबेडियम। तो परमाणु त्रिज्या देखिए, जो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबेडियम दिया हुआ है, पता है कैसे दिया हुआ है। तो आपको तो सबसे पहले बात ये बात जानना पड़ेगा कि सबसे बड़ा त्रिज्या है ना सर्वाधिक होती है, मतलब ज़्यादा होती है। देखिए आवर्त सारणी में ऊपर से जब नीचे आते हैं ना तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। और बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है। ये बात याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है, ये जो है ना देखो सबसे ऊपर में जो होता है हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम होता है।
ठीक है। और लिथियम के नीचे जस्ट होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम, यानी कि लिथियम से बड़ा सोडियम हो गया। और सोडियम से नीचे होता है पोटेशियम, और पोटेशियम से नीचे तो रुबेंडियम। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे नीचे, ऊपर से नीचे जितना आएगा उसका परमाणु संख्या, मतलब परमाणु त्रिज्या जो है ना उसकी बढ़ती जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। याद रखेंगे। देखो कैसे कैसे अंदर घुसा घुसा के सवाल पूछ रहा है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ना है जी, ठीक है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा तरीके से। मतलब जो आवर्त सारणी, मतलब किताब का जो सब्जेक्टिव है ना, एकदम पूरा गहन अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस बार पता चल रहा कि कैसा ऑब्जेक्टिव रहेगा। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है? तो आपको 80 सवाल भी तो दे रहा है, आराम से बना लीजिएगा। AgCl का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, हरा, काला, ठीक है। तो 30 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, श्वेत। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। 31 सवाल है, उदासीन का पीएच मान कितना? उदासीन ना तो अम्ल ना तो क्षार, उदासीन ना तो अम्ल ना तो क्षार, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। देखो, निम्नलिखित में से कौन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये तो मैं बहुत बड़ा सवाल पढ़ा चुका हूँ लाइव क्लास में, बहुत बड़ा पढ़ाया है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है क्या? बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। 32 का क्या हो गया? सी हो गया। ये CH4 देख रहे हैं, ये CH4 अलग है, मतलब ये क्या होता है? एक संतृप्त और असंतृप्त होता है ना, वो है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो ये सब संतृप्त है, ये असंतृप्त है, और ये 3 2 6 6 2 8 ये भी संतृप्त है, ठीक है। चलो तो अगला सवाल पढ़ते हैं। किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करेंगे? तो वो है कौन? जिप्सम। जिप्सम को जब आप गर्म करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? सवाल एकदम फटाफट बनना चाहिए, ये सब सवाल इजी सवाल है, बहुत बार पढ़ चुके आप, ठीक है। चलिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, स्वभोजी या कोई नहीं? तो सवाल आएगा कहाँ से यार? ये सब तो सवाल आएगा ना। कवक पोषण में क्या है? मृतजीवी है। क्लियर हो गया? चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 35 सवाल है। लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम, लार ग्रंथि से कौन एंजाइम? पेप्सिन, लाइपेज, टाइलिन या ट्रिप्सिन? तो बहुत हल्का सवाल है ना। लार ग्रंथि, जो मुंह में जो लार निकलता है ना, तो वो लार का बहुत उपयोगी है। लार नहीं रहता तो आप खाते तो बिरयानी अंदर नहीं जा पाता तो लार ग्रंथि काफ़ी है ना, उसको अंदर ढकेलने के लिए। टाइलिन ग्रंथि होता है, टाइलिन। 36वां सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है? श्वेत रक्तकण में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवक में, क्लोरोफिल में? गजब का सवाल दिया यार। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है ये बताओ? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, है ना। हरे पौधे जो होते हैं उनके पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उनमें पाया जाता है लाल रक्तकण, मतलब कि क्या बोल रहा है, सॉरी, क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। और लाल रक्तकण में लोहा पाया जाता है, लोहा जिसको बोलते हैं आयरन, है ना। चलिए, सवाल बड़ा मजेदार का दिया हुआ है ना। कैसा लगा सवाल? मजा आ रहा? ATP का निर्माण होता है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। ATP का निर्माण कहाँ होता है? दोनों में होता है, कोशिका द्रव्य में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ATP का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में। 38 सवाल बोलता है कि अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है। अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है श्वसन अंगों के द्वारा, या शारीरिक सतह के द्वारा, या त्वचा एवं गिल के द्वारा, या गिल द्वारा? तो अमीबा में श्वसन क्रिया कैसे होती है? ठीक है, तो 38 का आंसर हो जाएगा शारीरिक सतह द्वारा, क्योंकि अमीबा में श्वसन अंग नहीं होता, गिल्स वगैरह नहीं होता, ठीक है। ये शारीरिक सतह के द्वारा ही उसमें श्वसन होता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो ऑप्शन से आपको पता लगता है कि ऐसा इसका आंसर क्या होना चाहिए। पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? देखिए कितना कैसे सवाल घुमा के दे रहा है ना। पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? पेंटफिलस, स्टोमाटा, दोनों, या स्ट्रोमा? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टोमाटा बोलते हैं। हाँ, स्ट्रोमाटा क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। 40 सवाल है, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रुधिर, देखो सवाल कैसे दिया, RBC में आपको बताया था, मतलब सवाल एकदम गहराई से दे रहा है एकदम, ठीक है। ये होता है 120 दिन, है ना। कितना होता है जी? RBC का जीवन काल 120 होता है, और WBC भी जान लो, WBC का जीवन काल 3 से 4 दिन, बस 3 से 4 दिन होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बता, ग्लोमेरुलस देख रहे हैं निर्माण होता है। कैसे कैसे सवाल दे रहा, बहुत एकदम बीच बीच से सवाल दे रहा। मैं तो आपको यही बोलूँगा, किताब पढ़ रहे हैं आप तो थोड़ा सा डीपली में जाइए, ठीक है, और मैं भी आपको डीपली में सवाल लाने की कोशिश करूँगा। ग्लोमेरुलस निर्माण होता है धमनियों द्वारा, कोशिका शिराओं द्वारा, या रुधिर कोशिकाओं द्वारा, या रुधिर द्वारा? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुधिर कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? रुधिर कोशिकाओं द्वारा। 42 सवाल है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रक्त दाब जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फेग्मोमैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्फेग्मोमैनोमीटर।
है ना। स्फैग्नोमैनोमीटर जो है रक्त दाब मापता है, बैरोमीटर जो वायु दाब मापता है, और मैनोमीटर जो गैसों का दाब मापता है। क्या मापता है? गैसों का दाब, वायु का दाब अलग अलग है, ठीक है। तो आपको जब सवाल आएगा ना तो स्फैग्नोमैग्नोमीटर ही आएगा, क्योंकि आपके लेसन में यही दिया हुआ है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। मस्तिष्क में सोचने का केंद्र स्थित है, पढ़ लीजिए तो अच्छी बात है। सोचने का केंद्र कौन है? डायनसेफ्लॉन, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क। सोचने का, जो सोचते हैं, है ना, विचार करते हैं। तो 43 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क जो है सोचने का काम करती है। इसके अंदर बहुत कुछ आता है कि अनुभव, प्रेम, नफरत, गुस्सा, है ना, ये सब जो है अग्र मस्तिष्क में ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, चलो 44 सवाल है। फूल में नर जनन अंग होता है, फूल में नर जनन अंग होता है। पुंकेसर, अंडा, वर्तिका, अग्र, वर्तिका। तो 44 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा पुंकेसर, क्योंकि नर बोला तो पुंकेसर, और स्त्री बोलेगा तो स्त्री केसर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया? ये हो गया। 45 सवाल है जी। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो आप पढ़े हैं ना, संपात अंग, संपात नहीं बल्कि इसको समजात बोला जाएगा। अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग या कोई नहीं। तो 45 का आंसर होगा समवृत्ति अंग। क्या होगा? देखो आंसर, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो है समवृत्ति अंग है। कैसा है? समवृत्ति अंग है। 45 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल बोलता है यूरो सेकंड का संबंध किससे? वायु प्रदूषण से या तो फिर जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो आप एक बार भी अगर किताब खोल के पढ़े होंगे वायु प्रदूषण या तो प्रदूषण वगैरह, तो आपको मिल जाएगा यूरो सेकंड का तात्पर्य है वायु प्रदूषण से, ठीक है, वायु प्रदूषण से। 47 सवाल यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल मतलब जमीन के अंदर जो जल है उसके लिए। नदी, तालाब, कुआं, समुद्र। तो जमीन के अंदर कौन सा जल मिलता है? देखिए, जमीन के अंदर से निकलने वाला जल वो कौन है? कुआं है, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी। क्योंकि नदी तो पूरा नदी रहता है, तालाब जमीन को खोदने के बाद निकलता है कुआं। आपको पता है जब पहले ज़माना में जब कुआं खोदा जाता था ना, तो पानी नहीं भरा जाता था उसमें। देखते हैं बहुत से गांव गांव कुआं होता है, 12 मास पानी रहता है। क्यों? नदी खोदता है और नीचे अपने आप कुआं पानी का फुहारा निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो यही कुआं, भूमिगत जल इसको बोला गया, ठीक है। अब देखो सवाल, आखिरी सवाल है, इनमें से कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है? कौन? एक्सिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन। तो कौन हो गया? एथिलीन। एथिलीन जो है फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है। ये एथिलीन जो है नेचुरली होता है, और जो मानव जो पकाता है एसिटिलीन पकाता है, एसिटिलीन गैस, ठीक है। एसिटिलीन गैस से मानव पकाता है, जो कहीं कच्चा पका रहता है। और एथिलीन से जो पकेगा ना, एकदम मीठा रस भरा हुआ, ठीक है, एकदम रसगुल्ले की तरह, ठीक है। तो याद रहेगा। तो अब हम पढ़ते हैं सब्जेक्टिव। अब देखना है मुझे कि सब्जेक्टिव में कौन कौन बंदा के कितना सवाल याद है, ठीक है। हम तो यहाँ पे सिर्फ सवाल पढ़ देंगे, आप आंसर मुझे बताएंगे जी। आप अपने से मुहासबा करेंगे, अपने आप को खुद जांचेंगे कि आपको कितना याद है सब्जेक्टिव सवाल, ठीक है। तो मुझे मज़ा आ जाएगा सुन करके आपका परफॉर्मेंस, ठीक है। पहला है कि यहाँ पे वही जैसे आपका एग्जाम में आएगा, ये सब उसी तरह से सेम है। आपको 4 का आंसर बताना है। अवतल दर्पण का उपयोग लिख दीजिएगा। ये तो हर कोई लिखेगा यार, कौन नहीं लिखेगा, ठीक है। एक किरण आरेख खींचकर उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनाइए। लीजिए, प्रतिबिंब वगैरह जितना भी सब सीख लीजिएगा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलो अब देखो, मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। चलो ठीक है। अब देखो सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन क्या? लीजिए सवाल 2 नंबर मिल गया। विद्युत फ्यूज क्या? अरे वाह वाह वाह, कौन नहीं बोलेगा? जो नहीं बोलेगा बदकिस्मती होगा, या जो बुधवा होगा, जो नहीं पढ़ता होगा वही नहीं लिखेगा, सब लिख देगा। प्रत्यवर्ती धारा, तो चलो देखो सब सवाल बता चुके हैं। प्रत्यवर्ती धारा और दृश्य धारा, देखो यार आज ही हम कल बताए थे इसका। प्रत्यवर्ती धारा और दृश्य धारा में क्या अंतर है? गर्दा छोड़ा दो सवाल का। नाभिक संलयन और नाभिक विखंडन, ओ माय गॉड, गजब का यहाँ पे सवाल आ गया, इसको भी लिख दो, है ना। प्रकाश पुंज क्या है? कौन नहीं जानता प्रकाश पुंज क्या, कितने प्रकार के होते हैं? पता है आपको प्रकाश पुंज क्या है? 3 प्रकार के होते हैं। 2 नंबर मिलेगा। अभिसारण या अतिभारण, एक ही बात है, किसको बोलते हैं? मेरे ख्याल से इसमें 8 के 8 आपका आंसर याद होगा। अगर इसमें से आपको 4 का भी आंसर याद है ना, तो आपके लिए 8 नंबर आपके पैकेट है। मुझे याद है कि आपको याद होगा। चलो लॉन्ग सवाल देखते क्या है। धारावाही चालक तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे दिखाने के लिए मॉस्टेट के प्रयोग का वर्णन करें। देखो ये सवाल आपका दिया हुआ था ना मॉडल सेट में कल, है ना, बिहार बोर्ड के मॉडल सेट में दिया था। नाभिकीय रिएक्टर के सिद्धांत एवं कार्य की विधि का वर्णन करें। जितना भी नाभिकीय रिएक्टर, लॉन्ग सवाल सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको सब बताते जाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। अब आ गया रासायनिक। तो फिजिक्स का क्वेश्चन देखे तो मजा आ गया, एकदम दिल बाग बाग हो गया ना, खुश हो गया दिल, वाह वाह डियर वाह। चलो मेरे रसगुल्लो, मेरे लाडलो, देखो यहाँ पे सवाल, केमिस्ट्री का सवाल देखो जी। विकृत गंधित का क्या अर्थ है? उदाहरण समझिए। विकृत गंधिता का क्या अर्थ है?
और बोलता है विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम लिखिए, सूत्र लिखिए। ये सवाल तो हर कोई बना लेगा मेरे ख्याल से। अगर ये नहीं बनता है मे बी तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन हम आपको बता देंगे सवाल, टेंशन मत लीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैं बता दूंगा सॉल्यूशन करके। धातु कर्म क्या है, देखो ये भी बहुत हल्का सवाल है यार। चरण का नाम लिखिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं, लो, लूटो, लूटो, लूटो मेरे डियर। साबुन और अपवारचक में क्या अंतर, लूट लो यार, पूरा लूट लो। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, ओ माय गॉड, गजब का। आज का तो सब बंदा लाएगा मेरे ख्याल से 80 नंबर लाएगा सब आज। धोबिया सोडा या बेकिंग सोडा के अंतर बताइए, लीजिए दोनों का अंतर बताना है। तो किसी चार का सवाल बताना है। कितना सवाल है, 1 2 3 4 5 6 7 ही सवाल है, साथ में 4 सवाल तो बना लीजिएगा आराम से। चलो लॉन्ग सवाल देखो, जस्ता के 2 प्रमुख अयस्क के नाम लिखिए आणविक सूत्र के साथ। अरे बाप रे, तो वही सवाल है ना जो आपके मॉडल सेट में दिया हुआ था। देखो सेम सवाल है और इस सवाल का आंसर मिलेगा आज सुबह 9 बजे। इसका मैं आपको बताने वाला हूँ। 19वां सवाल देखो, संरचना सूत्र लिखना है। डाइक्लोरोमीथेन, इथेनोइक अम्ल, इथेन, फॉर्मल्डिहाइड, प्रोपेन। किसी सबसे आसान तो यही मेरे ख्याल से लग रहा है कि संरचना सूत्र लिख दो, आपका मिल जाएगा नंबर। संरचना सूत्र मिलो लिखो और आपके पास नंबर आपके हाथ में। क्लियर हो गया, यानी कि 5 नंबर इधर से, है ना। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल है कि पित्त क्या, जीव विज्ञान बड़ा मजा आ जाएगा। देखो तो पित्त क्या है, मनुष्य में पाचन में इसका क्या महत्व है, बना सकते हैं ना। पित्त क्या है, मैं शायद इसका बताया था, बैल वाला सवाल ही बताया था। और सब्जेक्टिव में अगर आप पढ़ रहे होंगे रोज 9 बजे दिन, 9 बजे सुबह वाला रोज वीडियो देख रहे होंगे। देखो 9 बजे सुबह जो मैं वीडियो डालता हूँ ना, ऐरा गैरा क्वेश्चन नहीं रहता है, एकदम अच्छा सवाल आता है, ठीक है। तो पित्त वाला सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ। धमनी शिरा में अंतर, ये भी मैं बता चुका हूँ, धमनी शिरा में क्या अंतर है। पुनरुद्भवन, पुनर्जागरण किसे कहते हैं, पुनर्जनन। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की चित्र बताइए, ये तो मैंने बताया हूँ, खैर देख लीजिएगा इसको। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता में क्या अंतर है। कुल क्या है, कुल क्या है, इसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। पर्यावरण क्या है, इसके संरक्षण के विभिन्न उपाय बताइए। बाघ संरक्षण योजना क्या है, इसे काबू कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा 4 नंबर, यानी कि 8 नंबर मिलेगा। 7 सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल है आपका लॉन्ग सवाल है कि मानव हृदय की बनावट करना है। ऐसा कोई बंदा ऐसे बना देगा दिल, ये क्या है भाई, ये हृदय नहीं है। आप लोग ऐसे समझते हैं क्या, ये हृदय नहीं है, ठीक है। मानव हृदय की बनावट के लिए मतलब ऐसे नहीं करना है। और है विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन का चित्र बनाइए। विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन का सचित्र एवं संक्षिप्त वर्णन करना है। तो किसी एक को वर्णन कर देना है, किसी दोनों से एक बनाना है, ठीक है। तो देखो इन सभी का फिगर वगैरह बनाने सीख जाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, फिगर बन जाएगा। तो चलो अब बारी आ गया है रिजल्ट का, और आप अपना रिजल्ट मुझे खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप अपना रिजल्ट खुद बताओगे और बेहतर ईमानदारी के साथ कि 80 सवाल में 80 नंबर में कितना आप बना पाए। मुझे उम्मीद है हर स्टूडेंट से जो कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ रहे हो 70 नंबर से कम किसी का नहीं आएगा, ठीक है। और 20 नंबर का मैं दूंगा प्रैक्टिकल का, मिल गया कितना 90 नंबर, गर्दा गोल हो जाएगा यार। चलो ठीक है। अच्छा पहली बार आप चैनल पे आ रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चा। क्यों, क्योंकि सुबह 6 बजे मैं आपको पढ़ाता हूँ, 9 बजे सुबह, 6 बजे सुबह में ये सब सवाल चलता है, मॉडल सेट ये वो, है ना। 9 बजे में साइंस सोशल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा। 12 बजे दिन में जो है, 12 बजे दिन में मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलता है। चलिए 3 बजे दिन में आपको वीडियो मिलता है, उसमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश वगैरह, ठीक है। और 6 बजे शाम को ये चलता है रिवीजन क्लास, ठीक है, रिवीजन क्लास। और 9 बजे रात को चलता है आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव डेली, ठीक है। इस टाइम टेबल पे आप आया करो, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। और मुझे जब आप इस तरह से पढ़ोगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा 400 प्लस लाएगा, 400 प्लस। और बहुत लोग तो एकदम एस्पायरेंट है कि 450 प्लस लाएंगे। वाह गजब का यार। तो चलो वीडियो के लास्ट करते हैं। जो लाइक नहीं किए हो ना, जो कंजूसी गिरी अभी तक कर रहे हो, तो लाइक कर दो। आपके एक लाइक से ना जाने कितने स्टूडेंट का भला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके लाइक की वजह से ये वीडियो बढ़ेगी और दूसरों तक पहुंच जाएगी। तो आपके लाइक की वजह से दूसरे तक वीडियो पहुंच जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मजा आ गया होगा। ओके, कैसा लगा नीचे अपना कमेंट, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना डियर। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय बाय।